उठ रहा है यूक्रेन की सेना के हवाई अड्डे से। चेगेव में एयरफील्ड के पास रिहायशी इमारतों पर बम गिरे। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में मिसाइल हमलों और धमाकों की खबरें। राजधानी कीव के पास एक रिहायशी उपनगर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यूक्रेन का कहना है कि हथियार बंद रूसी टुकड़ियां कई दिशाओं से देश में दाखिल हो चुकी हैं। दोनेत्स्क इलाके में एक अस्पताल भी हमले का निशाना बना है। कई जगहों पर यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई है, जहां रूसी मिसाइलों ने सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। राजधानी कीव और रूसी अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों के नजदीक पूर्वी शहरों समेत पूरे यूक्रेन में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та रूस ने हमारे सैन्य ढांचे पर, हमारे सैनिकों पर और सरहदों को अलग करने वाले हिस्सों पर हमला किया है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। हम अपने तमाम क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन से बात की है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। आज आपको शांत रहने की जरूरत है। संभव हो तो कृपया घर में ही रहें। від вас, від कожного з вас. रूस के हमले के बाद यूक्रेन में आम लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों में छिप रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से देखिए बीबीसी संवाददाता निक पीक की रिपोर्ट। एक आक्रमण जिस पर रूस ने भरोसा दिया था कि वो कभी नहीं होगा, अब शुरू हो गया है और यूक्रेन की सरकार लोगों को शांति बनाए रखने की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रोकने की अपील कर रही है। हमें लाना और उनकी मां मिलती हैं। रूस ने उन्हें क्राइमिया में उनके घर से 8 साल पहले निकाल दिया था। अब वो फिर से कहीं जा रहे हैं। नमस्कार। पिछला वीडियो और ये वॉलपेपर या ये पोस्टर देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बस यही जो दिखा है, दो मुक्के हैं, दो हाथ हैं जो एक दूसरे के सामने तने हुए हैं। एक हाथ यूक्रेन का है तो दूसरा रसिया का। ये आज आमने सामने है। आमने सामने क्या, इनमें युद्ध छिड़ चुका है, युद्ध चल रहा है। ये कोई बोल रहा है मैंने ज़्यादा मारा किसी ने, कोई दूसरा कह रहा है कि मैंने ज़्यादा मारा। तो चलिए देखते हैं आखिर युद्ध चल रहा है तो आखिर युद्ध का कारण क्या है। युद्ध तो जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन तब युद्ध की वजह कुछ और हुआ करती थी। तब युद्ध एक नेगोशिएशन का एक तरीका होता था, दो लोगों के बीच या दो साम्राज्य, दो लोग के बीच बातचीत का एक तरीका होता था। क्योंकि उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होते थे ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के बीच में, और एक दूसरे की भाषाएं भी नहीं समझते थे, तो चलो एक दूसरे से नेगोशिएट करने का एक तरीका होता था युद्ध। लेकिन आज के टाइम में युद्ध एक अपराध है। जहाँ तक हो सके इससे बचने की ज़रूरत है। तो आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर, यानी गुरुवार को, यानी आज जब वीडियो मैं बना रहा हूँ ये शुक्रवार है, तो यानी कि कल एक दिन पहले रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और एक तरफ से नहीं, 3 तरफ से। आप जैसे जानते हैं कि इसके यूक्रेन है ये देश, जिसकी राजधानी कीव है। चलिए, और इसके उत्तर में बेलारूस और रसिया, और पूरब में रसिया है, और दक्षिण में भी ये हमारा एज़ोव सी है और ब्लैक सी, और उसके बाद 2 देश हैं रोमानिया और मोल्डोवा, और इसके पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। तो ये जो पश्चिम में है मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, ये सब रसिया, ये यानी कि यूरोप से सटे हुए यूरोप के देश हैं। और इन पर ये नाटो का प्रभाव है, जिस नाटो के बारे में आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसे खतरा नहीं, इनको खतरा है यहाँ से। देख सकते हैं ये जो एरो दिख रहा है चारों तरफ से, ये इन तरफ से इस पर हमला कर दिया गया। और ये जो ऑलमोस्ट है, ये जो एरिया ऑलमोस्ट प्लेन है, तो यहाँ पर अटैक करना काफ़ी आसान है। और रसिया के लिए भी ये काफ़ी डिप्लोमेटिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रसिया को खतरा इससे होता है। वैसे बेलारूस से भी होता था, तो बेलारूस को इसने अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत जल्दी ही बेलारूस भी रसिया का ही पार्ट होगा। तो चलिए इस पर हम आगे इस युद्ध के बारे में बात करें। इससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे आज इसके रसिया के इसके
यूक्रेन के बारे में कुछ। तो यूक्रेन पहले देखें कहाँ है यूक्रेन। ये है हमारा इंडिया, भारत। हम यदि बाय रोड यूक्रेन जाना चाहे तो कैसे जाएंगे? दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और फिर यहाँ से हम कज़ाकिस्तान, फिर रसिया में एंटर कर जाएंगे और रसिया से होते हुए ये रहा हमारा यूक्रेन। और फिर दूसरा हो सकता है हमारा, ये बाय रोड है, यहाँ पर रोमानिया, और रोमानिया से हम ब्लैक सी पार करके टर्की, आर्मेनिया, ईरान, और फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये रास्ता होगा। और चलिए बात करते हैं, हम देखते हैं कि रूस यूक्रेन के आजू बाजू कौन से देश हैं। जैसे कि हम लोग देखें, उत्तर में ये बेलारूस, और इधर ये हमारा रसिया है। ये रसिया है, ये पीला वाला पूरा क्षेत्र रसिया है। ये साउदर्न रसिया जो है ये इसके साथ है लगा हुआ। और यहाँ पर है ये सी ऑफ एजोब सी, और यहाँ बल्गारिया के पास देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी, अब आगे से ये ब्लैक सी कनेक्ट होती है आगे चलकर मेडिटेरेनियन सी से। ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती है एजियन सी के रास्ते, एजियन सी के द्वारा इससे ब्लैक सी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होती है। और फिर मेडिटेरियन सी ये जिब्राल्टर स्ट्रेट से और रेड सी से, ये स्वेज कैनाल के द्वारा रेड सी और जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा फिर ये अटलांटिक ओशियन से जुड़ जाती है। यानी कि रसिया को आगे बाकी दुनिया से जुड़े रहने के लिए ये ब्लैक सी और एजोव सी पर अपना नियंत्रण चाहिए। इसी नियंत्रण को लेकर 2014 में इन्होंने क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि और भी बातें हैं इसके पीछे। यूक्रेन रसिया के लिए एक एग्जिट पॉइंट है। रसिया, जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया की जो इकोनॉमी है वो 80% पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है, और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इसका मैक्सिमम यूरोप और एशिया के देशों को जाता है। यूरोप और एशिया को जो पेट्रोलियम यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो वाया पाइपलाइन होता है, और वो पाइपलाइन बिछे हुए हैं बेलारूस और यूक्रेन में। क्योंकि आप जानते हैं कि ये हार्टलैंड का हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है पूरा हार्टलैंड थे। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मैकाइंडर थे, जिन्होंने 1919 में एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं हार्टलैंड थ्योरी, जिन्होंने इसमें कहा था कि ये पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए इस हार्टलैंड को अपने कब्जे में रखना होगा। तो और क्योंकि ये काफ़ी रिसोर्स से परिपूर्ण है, तो इस क्षेत्र में, और मैक्सिमम रसिया का जो पेट्रोलियम वगैरह है ये इधर यूराल के पश्चिम में इन्हीं क्षेत्रों में है। और यहाँ से ये जो है भाया पाइप जॉर्जिया, अजरबैजान के द्वारा इधर ईरान वगैरह देशों को जाता है, और बाकी यहाँ से फिर इधर यूक्रेन और बेलारूस के रास्ते ये यूरोप को जाता है। और आपने पता होगा कि भारत ईरान गैस पाइपलाइन जो है, या फिर तापी जो है तुर्कमेनिस्तान से, ये भी कहीं ना कहीं रसिया से कनेक्ट होने वाली प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब चलिए बात करते हैं आगे इस पर। पहले देखते हैं यूक्रेन के बारे में, कौन है ये। यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसका जो ये लोकेशन ये है, इसका देख सकते हैं आप, इसका 50 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। इसकी यहाँ का सबसे बड़ा शहर कीव। भाषा यूक्रेनियाई और निवासी भी यहाँ का यूक्रेनियन ही है। सरकार का रूप देखें तो यह अर्ध अध्यक्षीय गणतंत्र है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर ग्रोयसमन। यदि इसके गठन की बात करें, इसे इतिहास की बात करें, तो इसका इतिहास आपको हमें यहाँ से लगभग 1200 साल पहले से देखने को मिलता है। यहाँ पर पहला जो साम्राज्य यहाँ गठित हुआ वो था कीवियन रूस का 1882 में। फिर रसियन साम्राज्य का ये हिस्सा बना 1199 में। फिर क्रोसाक हेतमंती 1649 में यहाँ का इस वंश का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ। और 17 मार्च 1917 को यहाँ पर यूक्रेनियन नेशनल डेमोक्रेटिक यानी कि यूक्रेनियाई राष्ट्रीय गणतंत्र का गठन हुआ, एक देश के रूप में ये बन के आया। फिर ये पश्चिमी यूक्रेनियाई गणतंत्र 1 नवंबर 1918 को बना। ये दो अलग अलग देश बने। फिर यूक्रेनियाई एसएसआर बना, ये दोनों मिल गए 30 दिसंबर 1922 को। और अंततः 24 अगस्त, उसके बाद फिर ये यूएसएसआर का हिस्सा बने, और अंततः 24 अगस्त 1991 को ये सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए। और इसका यदि क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल इसका 6,03,628 किलोमीटर है।
और जनसंख्या यदि देखें इसकी तो 2016 के अनुसार इसके 4,25,39,000 है। और 2001 में ये ज़्यादा था, 4,84,57,000 ऐसे कुछ था इसकी आबादी। मानव सूचकांक में ये काफ़ी ऊंचा स्थान रखता है, 81वां स्थान है। यहाँ की जो मुद्रा है वो रिविन्या है। चलिए देखते हैं फिर से यूक्रेन की ये स्थिति कहाँ है। ये है यूक्रेन, और इधर देख सकते हैं कि ये क्रीमिया है, 2014 में इसे रसिया द्वारा कब्जे में ले लिया गया। और जाहिर है इसका कब्जे में लेने के कारण कहीं ना कहीं ये एजोव सी पर इनका नियंत्रण चाहिए था इनको। यहाँ से एजोव सी, फिर ब्लैक सी, ये जो हिस्सा है एक कुछ अलगाववादी हैं जो कि सरकार से नाखुश है, जिसको कि रसिया का सपोर्ट है, उसके कब्जे में है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ का कब्जे है। और ये इस हिस्से में जो है मैक्सिमम मतलब रसियन बोलने वालों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर ये गड़बड़ी होती रहती है। इसकी राजधानी कीव, उत्तर में बेलारूस, ये रोमानिया, मोल्डोवा, पोलैंड, और ये पोलैंड, एक माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा बोल रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, पोलैंड के बाद है हमारा ये स्लोवाकिया और हंगरी। यहाँ पर ये स्लोवाकिया और ये हंगरी, ये रोमानिया, इधर ये पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, ये रहा रोमानिया, मोल्डोवा। ये सारे अलग अलग देश हैं जो कि इसके चारों ओर इसकी चौहद्दी में है। ये है क्रीमिया, जो कि क्रीमियन युद्ध 2014 में ये रसिया द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। एक देख सकते हैं इसका लिंग्विस्टिक आधार पर यहाँ का डाटा, ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी 10% पॉपुलेशन है ये पूरे में, जो कि रसियन बोलने वाले रसियन है। और ये हिस्सा देख सकते हैं इसको, ये 20% है, 20 से 30%। और इसको बात करते हैं यहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी है जो कि रसियन बोलने वालों की है, यानी कि ये रसियन कम्युनिटी है। तो जाहिर है इस क्षेत्र पर रूस समर्थित जो अलगाववादी ग्रुप है इनका कब्जा होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। विवाद की जड़ वास्तव में यूक्रेन में नहीं है। विवाद की जड़ यदि देखा जाए तो ये नाटो और यूएसए में है। अब क्योंकि नाटो और यूएसए चाहती है कि रसिया बिल्कुल बंद रहे, अपने अंदर ही सीमित रहे, क्योंकि वो एक काफ़ी विस्तारवादी रहा है उसकी नीति। और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने का यदि सामर्थ्य आज भी दुनिया में किसी में है तो वो है रसिया में। तो यूक्रेन की यदि सीमा की बात करें तो पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ती है। 1991 तक ये सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जो है 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति जो था, यूक्रेन का राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि ये रूस का समर्थन से बना था। वो इनको रूस का समर्थन प्राप्त था। यानुकोविच को अमेरिका और ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़ना पड़ा था। यहाँ पर विरोध के कारण इनको देश छोड़ना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक कर दिया और इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन दिया और इसने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया तो रूस के कब्जे में था ही, और आपने जैसे कि हमने मैप में दिखाया कि ये हिस्सा इस पर भी फिर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डेनबास प्रांत में संघर्ष चल ही रहा था। अब देखिए ये है डेनबास प्रांत, इसी को बोलते यही है। यहाँ पर इस क्षेत्र में चल ही रहा था ये, जिसको डोनेट्स्क, ये है डेनबास प्रांत, चल ही रहा था। इसमें यहाँ संघर्ष चल ही 2014 से अब तक यहाँ यूक्रेनियन सेना और अलगाववादियों के बीच संघर्ष चल ही रहा था। जैसे भारत में कश्मीर में चलता रहता है, वो शायद ऐसा ही संघर्ष यहाँ का भी चलता रहता है। इससे पहले 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच टकराव होता रहा। मैंने कहा कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि क्रीमिया जैसे जगह पर है, इसके कारण उनके बीच टकराव होना लाजमी है। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव टकराव शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता कराया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शांति और संघर्ष विराम का जो समझौता है रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन वहाँ जो
परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें नाटो और यूएसए का हाथ है, जिसके कारण ये स्थिति बनी रहती है। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो के करीबी व दोस्ती गांठना शुरू कर दिया। अब ये दोस्ती उनको नागवार गुजरी। और नाटो के बारे में आपको पता है, सॉरी कभी भी माउस से लिखने में दिक्कत होती है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को अच्छी नहीं लगती अक्सर वो, क्योंकि वो जाहिर है कि रूस के करीब नाटो यूक्रेन को यदि अपने साथ लेती है, इसका मतलब है वो रसिया पर दबाव बनाना चाहती है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई भी तीसरा देश नाटो के सदस्य पर हमला करता है, कोई भी दूसरा देश, तो ये सारे मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। और राष्ट्रपति अब करते हैं एक जो रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे, और वो नाटो चाहता है कि यूक्रेन और जो रूस के साथ आसपास के जो देश हैं उनमें से कुछ देशों को अपने साथ मिला सके। यदि सारे मिल जाए तो अच्छी बात है, और भी कुछ लोग मिला सके। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डालते रहते हैं, और अंत में आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया। पिछले गुरुवार यानी कि कल ही इस पर अटैक कर दिया, और परिस्थिति इस मुकाबला सामने है, एक दूसरे के आमने सामने युद्ध चल रहे हैं कि सैनिक मारे जा रहे हैं, युद्धपोत टैंक बर्बाद किए जा रहे हैं। अब है कि रसिया के लिए यूक्रेन और ये क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आखिर ये ब्लैक सी और ये मेडिटेरियन सी रसिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आप यदि ज्योग्राफी को अच्छे से जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को यदि आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये जो हिस्सा है रसिया का, जो उत्तरी हिस्सा है, जिसको ये आर्कटिक सर्किल में आता है, ये आर्कटिक सर्किल का हिस्सा जो है, ये जो समंदर है, साल के 6 महीने आइस कैप्ड होता है। ये समंदर भी जो है साल के 6 महीने जम जाता है, जिसके कारण यह इनके लिए जो है ये क्षेत्र नौगमन के लिए अनुपयुक्त होता है। रसिया का एकमात्र बंदरगाह है यहाँ पर, जिसको मरमस्क बोलते हैं। मरमस्क ही है जो कि सालों भर खुला रहता है। इसके अलावा बाकी सारे पोर्ट्स इसके जो नॉर्थ में हैं, ये सारे जम जाते हैं। और इसका यदि इनको दुनिया से जुड़े रहना है तो इनको ब्लैक सी के जरिए इनको जुड़ना होगा। बाकी ये बाल्टिक सी में भी इनका है, लेकिन बाल्टिक सी भी जम जाता है। अब आप कहेंगे कि ये जब बाल्टिक सी जम जाता है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर या बैरेंट सी में है ये हमारा ये मरमस्क, तो ये क्यों नहीं जमता। तो इसके लिए आपको ओशियन करंट वाला वीडियो देखना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसमें यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में जिसमें बताया गया है, उस वीडियो को देखेंगे। ये गर्म धारा है और यहाँ तक पहुँचती है, जिसके कारण इसको जमने नहीं देती। और यही गर्म और ठंडी धारा मिलने से ये जो वेस्ट यहाँ का यूरोप का जो पश्चिमी तट है, ये काफ़ी मत्स्य उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये भी सालों भर के लिए नौगमन के लिए उपयुक्त रहता है। ये खुला रहता है, यहाँ ये बर्फ नहीं जमता, ये समंदर जमता नहीं, जिसके कारण ये एक पोर्ट के सहारे रसिया अपना विस्तार नहीं कर सकता। इसको अपना प्रोडक्ट्स, अपनी सेना, इन सबको यदि दुनिया में भेजना है, फैलाना है, तो इसको एक सालों भर खुला रहने वाला रास्ता चाहिए और निर्बाध चाहिए। आपको पता है कि और बाकी जानते हैं दुनिया में मेडिटेरियन सी और आसपास में क्या स्थिति है। और इस क्षेत्र में पश्चिम एशिया और जो मेडिटेरियन सी के आसपास में जो भी अशांति है, वो यदि आप उसको गौर से देखें तो रसिया और यूएसए के बीच की तनातनी, उनके बीच का जो टेंशन है, उसी का नतीजा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा यूक्रेन रसिया वॉर पर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। Самолет, ёпта.
Жесть. Until early this morning, some hearing